गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सभी का जीपीएस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जो अपनी पिछली ऑनलाइन क्लास थी उसमें हम स्टडी कर रहे थे ह्यूमन हार्ट, हृदय की संरचना, हृदय की परिभाषा। संरचना को हमने आंतरिक व बाह्य दोनों रूप में पढ़ा था। लास्ट में चल रहा था अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय की आंतरिक संरचना, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि जब मनुष्य के हृदय का क्षैतिज काट प्राप्त किया जाता है तो उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। और उसमें हमने पढ़ा था कि हृदय जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 कक्षीय होता है। ऊपर वाले 2 कक्ष जो पतली भित्ति वाले होते हैं आलिंद कहलाते हैं, और नीचे वाले जो 2 कक्ष मोटी भित्ति वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नीले कहलाते हैं। आलिंदों के बीच में भी देखो, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि आलिंदों के बीच में एक विदर या खांच पाई जाती है, एक पट्ट पाया जाता है जिसे अंतरा आलिंद पट्ट कहते हैं। अंतरा आलिंद पट्ट दोनों आलिंदों को एक दूसरे से पृथक रखने का काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से नीलियों के बीच में भी एक पट्ट या दीवार पाई जाती है जो दोनों नीलियों को एक दूसरे से पृथक करने का काम करती है। इसके अलावा देखो, आलिंदों व नीलियों के बीच में एक संयोजी उत्तक का बना हुआ पट्ट पाया जाता है जिसे अंतरा आलिंद नीले पट्ट के नाम से जाना जाता है। इंट्रा ओरिकल वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी अंतरा आलिंद नीले पट्ट के नाम से जिसको जाना जाता है। ये जो विदर या जो खांच है, ये छिद्रों तथा कपाटों की सहायता से आलिंदों को किससे पृथक कर देती है? नीलियों से पृथक करने का काम करती है। देखो, ये यदि बात की जाए तो लेफ्ट ओरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट ओरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, यानी बायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले, और इसी प्रकार से दायां आलिंद और दायां नीले। तो ये जो द्विवल्नी और त्रिवल्नी जो कपाट होते हैं ये नीलियों को आलिंदों से पृथक करते हैं। इसके अलावा जो रुधिर किस में आ गया? नीलियों में आ गया, उन्हें उस रुधिर को पुनः आलिंदों में जाने से रोकने का काम भी किसका होता है? द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट का ही होता है। इसके अलावा हमने जाना था कि ये जो नीले हैं, इस नीले के इस छोर पर क्या पाए जाते हैं? 3 जोड़ी अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट क्या करते हैं? अपनी अपनी ओर की महाधमनी में खुल जाते हैं और महाधमनियों के रक्त को पुनः नीलियों में आने से रोकने का काम करते हैं। और भी बहुत सी बातों का हमने अध्ययन किया था कि जो ये अंतरा आलिंद पट्ट है, इस पर एक गड्ढा पाया जाता है जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। शिशुओं में फोसा ओवेलिस की जगह फोरामेन ओवेलिस पाया जाता है, जिसे अंडाकार छिद्र कहते हैं। क्योंकि देखो ये क्या काम करता है, और बच्चों में क्या होता है कि दाएं आलिंद का रुधिर किस में चला जाता है? बायां आलिंद में चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे शिशु का विकास होता है ये छिद्र बंद होता जाता है और अंत में जाकर के ये क्या बन जाता है? फोसा ओवेलिस में बदल जाता है, जो क्या काम करता है? दाएं भाग के रुधिर को बाएं भाग में जाने से रोकने का काम करता है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो दायां आलिंद है, दायां आलिंद में क्या, देखो यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था अग्र या ऊर्ध्व महाशिरा खुलती है और जिसके नीचे क्या खुलती है? पश्च या महाशिरा खुलती है। कल हम थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, निम्न लिखा गया था। देखो, पश्च को ही क्या कहा जाता है? निम्न महाशिरा कहा जाता है। ये अग्र और निम्न महाशिरा क्या काम करती है? शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद तक लाने का काम करती है। यानी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको दाएं आलिंद में लाने का काम किसका होता है? तो अग्र व निम्न महाशिरा का होता है, जो क्या काम करती है? शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को लाने का काम करती हैं। इसके अलावा ये जो हृदय की भित्तियां हैं, हृदय के जो ऊतक हैं, इनसे अशुद्ध रुधिर को लाने का काम हृदय शिरा या कोरोनरी साइनस का होता है, जो लाकर के रुधिर को किस में छोड़ देती है? दायां आलिंद में छोड़ देती हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अग्र महाशिरा के समीप बोले तो देखो एक घुंडी पाई जाती है, एक बिंदु समान संरचना पाई जाती है जिसे SAN या हम कह सकते हैं SA नोड जिसको कहा जाता है, यानी कोटर आलिंद पर्व संधि कहा जाता है, जो कहाँ पर पाई जाती है? दाएं आलिंद में पाई जाती है। ये क्या काम करती है जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे? ये एक ऐसा विभव उत्पन्न करती है, वो विभव ही क्या काम करता है? हृदय के आलिंदों व नीलियों में संकुचन व शिथिलन को क्या करता है? प्रदर्शित करने का काम करता है। तो हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम किसका अध्ययन करते हैं? आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य के हृदय की कार्य प्रणाली क्या है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि मानव का जो हार्ट है, ह्यूमन जो हार्ट है, ये किसकी भांति काम करता है? एक मस्कुलर
पंप की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है? यानी पेशीय पंप की भांति काम करता है। और ये क्या काम करता है, ध्यान से देखो किस प्रकार से करेगा। और ये किस, यानी जो अपने आलिंद हैं, आलिंद व नीलियों के क्रमबद्ध व लयबद्ध संकुचन व शिथिलन से ही क्या होता है, ये रुधिर को क्या करता है, पंप करने का काम करता है। यानी हमारे जो आलिंद व नीले हैं उनमें लगातार संकुचन व शिथिलन होगा, जिसकी सहायता से ये क्या करते हैं, रुधिर को शरीर के प्रत्येक भाग में पंप करने का काम करता है। तो देखो मैं आपको बताऊं कि ये पेशीय पंप की भांति काम करेगा, जो शरीर के सभी भागों में क्या करता है, रुधिर को पंप करने का काम करता है। और ये क्रिया विधि किससे संपन्न होती है, आलिंदों व नीलियों के क्रमबद्ध व लयबद्ध संकुचन व शिथिलन से होता है। और मनुष्य के हृदय की कार्य प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 देखो हार्ट बीट, हृदय स्पंदन। नंबर 2 है इसका कार्डियक साइकिल, हृदय चक्कर। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया, हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल। देखो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं मनुष्य के हार्ट बीट की, हृदय स्पंदन क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे, हृदय स्पंदन की यदि बात की जाए तो हृदय स्पंदन में क्या होता है कि मनुष्य का जो हृदय है वो क्या होता है, अपनी भित्ति पेशियों की सहायता से, ध्यान से देखना, इसमें नर्वस सिस्टम का अभाव होता है। एक बात और मोस्ट बता देता हूँ मैं आपको कि जो मनुष्य की हृदय की जो कोशिकाएं हैं उनमें तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग पाया जाता है। यानी अनुकुंपी और प्रानुकुंपी तंत्रिका तंत्र इसमें पाया जाता है, उसकी कोशिकाएँ इसमें प्रवेश करती हैं। तो ये जो अपना हार्ट है ये स्वयं की भित्ति पेशियों की सहायता से संकुचन व शिथिलन को प्रदर्शित करता है। ध्यान रहे, संकुचन व शिथिलन को किसकी सहायता से व्यक्त करेगा, ये अपनी स्वयं की भित्ति पेशियों की सहायता से संकुचन व शिथिलन को व्यक्त करता है। अब देखो मनुष्य के हार्ट के संकुचन को सिस्टोल कहते हैं। ये शब्द ढंग से सुनना, क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। और सिस्टोल को प्रकुंचन भी कहते हैं। सिस्टोल को क्या कहते हैं, प्रकुंचन। और हृदय की जो आलिंद जो है, आलिंद व नीलियों का जो शिथिलन है, शिथिलन को क्या कहा जाता है, डायस्टोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायस्टोल कहा जाता है। तो हमारा हृदय क्या करेगा, यानी उनके जो आलिंद व जो नीले हैं वो संकुचन व प्रकुचन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और किसकी सहायता से, भित्ति पेशियों की सहायता से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब इसमें क्या है कि देखो एक सिस्टोल व एक डायस्टोल को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, हार्ट बीट कहा जाता है, हृदय स्पंदन कहा जाता है। एक बार फिर से देख लो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हृदय स्पंदन क्या चीज़ है, कि हमारा हृदय भित्ति पेशियों की सहायता से क्रमिक व लयबद्ध तरीके से संकुचन व शिथिलन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। संकुचन को सिस्टोल कहते हैं और शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। एक संकुचन एक शिथिलन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, हृदय स्पंदन कहा जाता है। और चीज़ें जानो इसके बारे में, ये स्वयं की भित्ति पेशियों के कारण हृदय स्पंदन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको मायोजेनिक स्पंदन या हम कह सकते हैं मायोजेनिक बीट कहते हैं। यानी मायोजेनिक बीट का मतलब क्या हुआ, पेशी जनित स्पंदन कहा जाता है। देखो हृदय स्वयं की भित्ति पेशियों के कारण स्पंदन को रिप्रेजेंट करता है, अतः इस मैकेनिज्म को मायोजेनिक बीट कहा जाता है। हिंदी में बोला जाए तो पेशी जनित स्पंदन कहा जाता है। अब इसके अलावा देखो इसके बारे में बातें करें तो मानव का जो हृदय स्पंदन है उसके नियंत्रण के लिए इसमें एक तंत्र पाया जाता है जिसे हृदय का चालन तंत्र कहते हैं। देखो मानव के हृदय के स्पंदन के नियंत्रण के लिए इसमें एक चालन तंत्र पाया जाता है जिसे हृदय का चालन तंत्र या कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, कंडक्टिंग सिस्टम कहा जाता है। और इस कंडक्टिंग सिस्टम का निर्माण किस से होता है, तो इसका निर्माण SAN, ध्यान से देखना, SAN अंतर परवसंधि तंतुओं, AVN हिज बंडल
तथा पुरकिंजे तंतु से होता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कि हृदय के स्पंदन का नियंत्रण करने हेतु हृदय में एक तंत्र पाया जाता है जिसे हृदय का चालन तंत्र या कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं, और जिसका निर्माण SAN अंतरप्रवसंधी तंतु, AVN हिज बंडल तथा पुरकिंजे तंतु से होता है। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि ये SAN क्या है। तो देखो SAN को क्या कहते हैं, सेनुएट्रियल नोड, जिसको हिंदी में बोला जाता है कोटर आलिंद पर्वसंधि, कोटर आलिंद पर्वसंधि। इसी प्रकार से एवियन की फुल फॉर्म की बात की जाए तो देखो इसका क्या नाम होता है, ओरिकल कह सकते हैं हम, या फिर एट्रियो कह दो, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, यानी आलिंद निलय पर्वसंधि। अब ये कहाँ पाई जाती है उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस डायग्राम को अच्छे से देखना, जिसमें हृदय का पूरा चालन जो तंत्र है, कंडक्टिंग जो सिस्टम है, उसको हम दर्शाते हैं। देखो इसमें स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देखना, इसमें किस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है। देखो ये जो पूरा पार्ट है, इसमें आप इस भाग को देखते हैं, ये अपना राइट ओरिकल है, दायां आलिंद है। दाएं आलिंद में अग्र महाशिरा के समीप यहाँ पर अग्र महाशिरा का छिद्र पाया जाता है और अग्र महाशिरा के समीप एक विशेष प्रकार की संधि पाई जाती है, और वो इसी विशेष प्रकार की संधि ही क्या कहलाती है, SAN कहलाती है। अभी मैंने बात की थी SAN का फुल फॉर्म, तो ध्यान देंगे, इधर मैं लिखता हूँ सिनु ओरिकल कह दो, क्या कह दो, ओरिकल कह दो, या एट्रियल कह दो, एट्रियल नोड, जिसको हिंदी में कहते हैं कोटर आलिंद पर्वसंधि। देखो हृदय के संकुचन और शीतलन के लिए जो विभव आवश्यक होता है, वो विभव किस में उत्पन्न होता है, इस SAN संधि में ही उत्पन्न होता है, SAN नोड में उत्पन्न होता है। और देखो फिर क्या होता है कि ये विभिन्न प्रकार के तंतुओं की सहायता से ये इस प्रकार से निकलने वाले इसमें तंतु होते हैं, और तंतुओं की सहायता से एक और संधि पाई जाती है, उस संधि तक पहुंच जाते हैं, और उस संधि का नाम है AVN। उस संधि का नाम क्या है, AVN। तो देखो AVN की फुल फॉर्म की यदि बात की जाए तो इसको आप लिख सकते हैं एट्रियल वेंट्रिकुलर, ध्यान से देखना, एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड। ये संधियां क्या काम करती हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हृदय स्पंदन किस प्रकार से होता है, यानी आलिंदों में संकुचन व शीतलन की जो मैकेनिज्म है उसके लिए कौन उत्तरदायी है, तो उसको हम जानने का प्रयास करते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। एक बार फिर से देखो, मैंने आपको बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है दाएं आलिंद की, और दाएं आलिंद में अग्र महाशिरा के समीप, ये अग्र महाशिरा का छिद्र है, इसके समीप एक विशेष प्रकार की संधि पाई जाती है, और उस संधि को SA नोड के नाम से जानते हैं, जिसे हम कोटर आलिंद पर्वत संधि कहते हैं। और संकुचन व शीतलन के लिए जो आवश्यक विभव होता है, वह विभव इसी संधि में उत्पन्न होता है। फिर वो क्या करता है, देखो ये क्या चीज़ है, अंतर पर्वत संधि तंतु,
ध्यान से देखना बेटा, ये अंतरपर्वत संधि तंतु हैं और इन पर्वत संधि तंतुओं की सहायता से ये आलिंदों की भित्ति में फैल जाता है। यह आवेग किस में फैल जाता है? आलिंदों की भित्ति में फैल जाता है। इस कारण दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं। तो ध्यान रहे, आलिंदों में संकुचन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? एक आवेग उत्पन्न होगा और वो आवेग किस में होगा? SA नोड में होगा। और वो किसकी सहायता से? अंतरपर्वत संधि तंतुओं की सहायता से आलिंदों की भित्ति में फैल जाता है, जिसके फलस्वरूप दोनों आलिंद एक साथ क्या हो जाते हैं? संकुचित हो जाते हैं। फिर देखो, ये आवेग किस में जाएगा? इन्हीं तंतुओं की सहायता से एक और संधि में जाएगा और वो संधि का है AVN है, अर्थात एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड है, जिसे आलिंद नीले पर्वत संधि कहते हैं। और वो भी कहाँ पाई जाती है? मैंने आपको बताया था, दोनों आलिंदों के बीच में स्थित पट, जिसे अंतरा आलिंद पट कहते हैं। तो ये अंतरा आलिंद पट पर दाएं आलिंद की ओर स्थित होती है। देखो, दोनों आलिंदों के बीच का जो पट है उसे क्या कहते हैं? अंतरा आलिंद पट कहते हैं। ये अंतरा आलिंद पट है और अंतरा आलिंद पट पर भी किस ओर स्थित होगा? ये दाएं आलिंद की ओर स्थित होगा। तो ये कौन सी संधि हो गई? AVN संधि हो गई। ध्यान देना आप, ये जो विभव कहाँ उत्पन्न हुआ? SA नोड में उत्पन्न हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? सिनु ओरिकल नोड, कोटर आलिंद पर्वत संधि कहते हैं। और ये विभव क्या होता है? अंतर पर्वत संधि तंतुओं की सहायता से पहले किस में फैल जाएगा? आलिंदों की भित्ति में फैल जाएगा, जिससे दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होंगे। इसके बाद में इन्हीं पर्वत संधि की सहायता से किस में जाते हैं? AVN में जाते हैं। AVN से यह आवेग सक्रिय विभव के रूप में, किसके रूप में? यानी सक्रिय विभव के रूप से किस में निकलेगा? देखो, इन तंतुओं में निकलेगा। और इसे क्या कहते हैं? देखो, हिज बंडल, ध्यान से देखना, हिज बंडल तथा पुरकिंजीय तंतु, ये पुरकिंजीय तंतु दर्शा रखें। और इन पुरकिंजीय तंतु तथा हिज मंडल की सहायता से नीलियों की भित्ति में फैल जाता है। तो ये आवेग क्या होगा? सक्रिय विभव के रूप में AVN से होकर के कहाँ जाएगा? हिज मंडल तथा पुरकिंजीय तंतु में, और इन तंतु की सहायता से नीलियों की भित्ति में फैल जाता है, जिससे नीलियों में क्या होता है? संकुचन उत्पन्न होता है। तो देखो, इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? जो अपना SAN है या सिनु ओरिकल नोड जो है, कोटर आलिंद पर्वत संधि जो है, ये क्या काम करता है? ये पेस मेकर की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है? पेस मेकर की भांति काम करता है, या हम कह सकते हैं ये गति निर्धारक की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करेगा? ये गति निर्धारक की भांति काम करेगा। और इसमें जो स्पंदन की जो दर होती है वो होती है 72 से 80 बार प्रति मिनट, यानी प्रति मिनट 72 से 80 बार हृदय स्पंदन पाया जाता है। और ये जो आवेग उत्पन्न होगा वो किस में होता है? SAN में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पेस मेकर कहा जाता है, गति निर्धारक कहा जाता है। इसमें जो उत्पन्न जो आवेग होता है वो अन्य संधि व अन्य तंतु की सहायता से या उनकी जो संवेदनशीलता होता है उससे बहुत अधिक होता है। इसलिए हृदय दर का नियमन किसकी सहायता से होता है? सिनु ओरिकल नोड की सहायता से होता है। तो अपना जो हृदय की जो मैकेनिज्म थी उसके 2 पार्ट थे। पहला पार्ट हार्ट बीट था, तो पहले हमने हार्ट बीट को पढ़ा। हार्ट बीट में क्या होगा? आलिंदों में नीलियों में संकुचन व शिथिलन होगा, जिसके लिए एक आवेग की आवश्यकता होती है। और वो आवेग बेटा किस में उत्पन्न होगा? SA नोड में उत्पन्न होगा। अब SA नोड कहाँ पाया जाता है? तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, दाएं आलिंद में अग्र शिरा, जहाँ अग्र शिरा का छिद्र है उसके समीप एक संधि होती है जिसे SA नोड कहते हैं, और इसमें वो आवेग उत्पन्न होगा। फिर वो अंतरपर्वत संधि सहायता से आलिंदों में फैलेगा और इन्हीं संधियों की सहायता से या तंतुओं की सहायता से AVN में जाएगा। AVN से यह आवेग हिज बंडल पुरकिंजीय तंतु की सहायता से नीलियों की भित्ति में फैल जाएगा, जिसके फलस्वरूप नीलियों में भी क्या होगा? संकुचन पैदा होगा। अब यदि देखो इसकी बात करें तो ये क्या करेगा? हृदय दर का नियमन करने का काम करता है। अब इसका जो दूसरा चरण है वो है कार्डियक साइकिल, हृदय चक्कर। अब देखो कार्डियक साइकिल क्या चीज़ है? कार्डियक साइकिल, हृदय चक्कर क्या चीज़ है? देखो, मनुष्य के हृदय के एक स्पंदन के प्रारंभ होने से लेकर, ध्यान से सुनना परिभाषा को, हृदय चक्कर की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी परिभाषा बना रहा हूँ कि हृदय के एक स्पंदन के प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन के शुरू होने तक हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से हृदय चक्कर कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखना, हृदय चक्कर क्या चीज़ है। एक बार मैं फिर से आपको इसकी परिभाषा बता रहा हूँ कि हृदय के स्पंदन के
पहला स्पंदन शुरू होगा, यानी एक स्पंदन के शुरू होने से लेकर अगले स्पंदन के शुरू होने तक हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों को सामूहिक रूप से या सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, कार्डियक साइकिल कहा जाता है। और मनुष्य में एक हृदय चक्कर को कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। ये नीट की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न कि हृदय चक्कर का समय कितना होता है। तो मनुष्य में एक हृदय चक्कर को पूर्ण होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। कब? एक हृदय चक्कर के पूर्ण होने में कितना लगेगा? 0.8 सेकंड का समय लगता है। अब ये जो हृदय चक्कर है वो निम्न पदों में संपन्न होता है। पहला देखो क्या होता है, आलिंदों में अनुशिथिलन। ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आलिंदों में अनुशिथिलन। किस प्रकार से हमारा हृदय संकुचन व शिथिलन को रिप्रेजेंट करता है। देखो, सामान्य अवस्था में मनुष्य के जो आलिंद हैं वो 0.7 सेकंड तक, ध्यान से देखना महत्वपूर्ण बात है, 0.7 सेकंड तक विश्राम अवस्था में रहते हैं। विश्रामा अवस्था में रहते हैं, यानी आलिंद सामान्य अवस्था में कौन सी अवस्था में रहेंगे? विश्राम अवस्था में। और विश्राम अवस्था का समय मैंने आपको क्या बता दिया, 0.7 सेकंड तक विश्राम अवस्था में रहते हैं। देखो क्या होता है, विश्राम अवस्था में जो एक रफली डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, इससे समझने का प्रयास करेंगे। देखो ये विश्राम अवस्था है। अब विश्राम अवस्था में देखो क्या होगा कि ये जो द्विवल्ली और त्रिवल्ली कपाट होते हैं ये सामान्यतः बंद रहते हैं। क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आलिंदों में रक्त आता है, जैसे जैसे आलिंदों में रुधिर आएगा तो रुधिर दाब बढ़ने के कारण, ध्यान से देखना, रुधिर दाब बढ़ने के कारण द्विवल्ली और त्रिवल्ली कपाट खुल जाते हैं। ये द्विवल्ली कपाट यानी बाइकस्फीड वॉल्व है, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, मिट्रल यानी वॉल्व कह सकते हैं, और ये ट्राइकस्फीड वॉल्व है। ये दोनों ही रुधिर दाब बढ़ने के कारण खुल जाते हैं। अब जैसे ये रुधिर दाब बढ़ने से दोनों कपाट खुलेंगे, रक्त किस में आ जाएगा? नीलियों में आ जाएगा। और ध्यान रहे 75% रुधिर निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा, यानी निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा किस में आ जाता है? नीलियों में आ जाता है। तो एक बार फिर से देखो, इसकी प्रथम स्टेप क्या है? आलिंदों में अनुशिथिलन। मैंने आपको बताया कि सामान्यतः आलिंद जो है 0.7 सेकंड तक विश्रामावस्था में रहते हैं, और इनकी विश्रामावस्था में द्विवल्ली व त्रिवल्ली कपाट क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आलिंदों में रुधिर बढ़ता है तो रुधिर के आने से रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, और रुधिर दाब के बढ़ने से द्विवल्ली और त्रिवल्ली कपाट खुल जाते हैं, और आलिंदों का 75% रुधिर निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा किस में आ जाता है? नीलियों में आ जाता है। और देखो, तो ये तो पहला स्टेप हो गया कि आलिंदों में अनुशिथिलन, तो समय कितना रहेगा? 0.7। अब देखो नंबर 2, नीलियों में प्रकुंचन, आलिंदों में प्रकुंचन। आलिंदों में प्रकुंचन की विधि है, और इसका समय होता है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड तक माना जाता है। अब क्या होगा, आलिंदों में जैसे ही अनुशिथिलन समाप्त हो जाएगा उसके तुरंत बाद क्या होगा, आलिंदों में प्रकुंचन की मैकेनिज्म आएगी। क्या आएगी? आलिंदों में प्रकुंचन की मैकेनिज्म आएगी। इसमें क्या होगा, देखो क्या होता है कि जो शेष जो रुधिर है, जैसे आलिंद क्या हो जाते हैं? प्रकुंचित हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, वो रुधिर भी किस में आ जाता है? फिर नीलियों में आ जाता है। देखो, तो 75% रुधिर तो क्या होगा? निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा नीलियों में आएगा, और जो शेष 25% जो रुधिर है वो कब आएगा? जब अनुशिथिलन के बाद आलिंदों में क्या हो जाए? प्रकुंचन हो जाए या संकुचन हो जाए, तो क्या आ जाता है? फिर नीलियों में आ जाता है। फिर देखो क्या होता है, और ये मैकेनिज्म कितने समय के लिए रहती है? 0.1 सेकेंड तक रहती है। नंबर 3 में है अपना नीलियों में प्रकुंचन। नीलियों में प्रकुंचन। अब देखो, नीलियों में प्रकुंचन की जो मैकेनिज्म है इसका समय रहेगा 0.3 सेकेंड तक, यानी नीलियों में प्रकुंचन का समय क्या है? 0.3 सेकेंड। अब नीलियों में प्रकुंचन कब होता? प्रश्न ये है अपना। तो देखो, आलिंदों में प्रकुंचन के बाद, आलिंदों में प्रकुंचन के बाद नीलियों में प्रकुंचन की मैकेनिज्म शुरू होती है, जिसका समय 0.3 सेकेंड तक रहता है।
अब क्या होगा देखो, अब रक्त किस में आ गया, नीलियों में आ गया। नीलियों में आएगा तो अब रुधिर दाब किस पर लगेगा, नीलियों में लगेगा। नीलियों में रुधिर दाब लगने से इसमें पाए जाने वाले जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, बाएं नीले और दाएं नीले में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और देखो क्या होगा, यानी इसमें एक बात और कि रुधिर दाब किसकी ओर लग रहा है, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है। रुधिर दाब नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, अतः द्विवल्नी त्रिवल्नी कपाट तो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। द्विवल्नी त्रिवल्नी कपाट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाएंगे, जिससे रुधिर किस में चला जाएगा, अपनी अपनी ओर की धमनियों में चला जाता है और शरीर के ऊतकों तक और फेफड़ों तक जाने का काम करता है। तो तीसरा जो मैकेनिज्म था वो था नीलियों में प्रकुचन, जिसका समय है 0.3 सेकेंड। ये कब होता है, आलिंदों में प्रकुचन के समाप्त होते ही नीलियों में प्रकुचन होता है। और इस विधि में क्या होगा कि रुधिर दाब लगेगा नीचे से ऊपर की ओर, यानी आलिंद भरना शुरू, नीले भरना शुरू हो जाएंगे, जिससे द्विवल्नी व त्रिवल्नी कपाट पुनः क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब ये कपाट यदि बंद हो जाएंगे तो रुधिर आलिंदों में तो नहीं जा सकेगा, तो फिर कहाँ जाएगा, तो ये रुधिर अब किस पर दबाव लगाएगा, यानी ये लगाएगा अर्धचंद्राकार कपाट पर, और अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और रुधिर अपनी अपनी ओर की धमनी में प्रवेश कर जाता है। अब इसका चौथा चरण है नीलियों में अनुशिथिलन। नीलियों में अनुशिथिलन, और इसका जो समय है वो है 0.5 सेकंड तक। नीलियों में अनुशीतलन की प्रक्रिया 0.5 सेकंड तक रहती है। ये विधि कब होगी, जब नीलियों में प्रकुचन समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में नीलियों में अनुशीतलन आता है, जिसकी प्रक्रिया 0.5 सेकंड तक होती है। अब क्या होगा, ध्यान रहे आपको कि रुधिर किस में चला गया, महाधमनियों में चला गया। अब ये द्विवल्नी व त्रिवल्नी कपाट क्या हो जाते हैं, पुनः खुल जाते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे रुधिर किस में आना शुरू हो जाता है, नीलियों में भरना शुरू हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म थी कार्डियक साइकिल की, हृदय चक्कर की। हृदय चक्कर किसे कहते हैं, मैं परिभाषा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हृदय के एक स्पंदन के प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से कार्डियक साइकिल कहते हैं, जिसका टाइम है 0.8 सेकंड तक। अब जो कार्डियक साइकिल है ये 4 चरणों में संपन्न होता है। प्रथम चरण है आलिंदों में अनुशीतलन। तो मैंने इसमें आपको बताया कि आलिंद सामान्य अवस्था में 0.7 सेकंड तक विश्राम अवस्था में रहते हैं और इसकी विश्राम अवस्था में द्विवल्नी त्रिवल्नी कपाट बंद रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे रुधिर आलिंदों में आता है तो रुधिर दाब बढ़ने से द्विवल्नी व त्रिवल्नी कपाट खुल जाते हैं और इसमें निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा 75% जो रुधिर है वो आलिंदों से किस में आ जाता है, नीलियों में आ जाता है। और इसका जो समय लिमिट मैंने आपको 0.7 बताई दिया। फिर इसके बाद में दूसरा चरण है आलिंदों में प्रकुचन। जैसे ही अनुशीतलन समाप्त होगा आलिंदों में प्रकुचन की मैकेनिज्म होगी, जिसका समय 0.1 सेकंड तक रहता है। अब इसमें बचा हुआ 25% जो रुधिर है वो किस में भरा जाता है, नीलियों में भरा जाता है। अब देखो क्या होगा, इसके बाद में तीसरा स्टेप होगा नीलियों में प्रकुचन। आलिंदों में प्रकुचन के बाद नीलियों में प्रकुचन होता है, जिसकी टाइम लिमिट है 0.3 सेकंड तक। इसमें क्या होगा, देखो जैसे जैसे रुधिर नीलियों में आएगा तो रुधिर दाब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगा, द्विवल्नी त्रिवल्नी कपाट बंद हो जाएंगे और अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाएंगे। रुधिर किस में चला जाएगा, अपनी ओर की महाधमनी में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद में चौथा चरण आएगा नीलियों में अनुशीतलन। नीलियों में प्रकुचन के बाद शीतलन की प्रक्रिया होती है, जिसका समय लिमिट है 0.5 सेकंड तक। इस विधि में क्या होगा कि द्विवल्नी त्रिवल्नी कपाट पुनः खुल जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं और नीलियों में रुधिर भरना शुरू हो जाता है। ये है पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, हार्ट बीट साउंड। देखो क्या होगा कि इसमें हृदय ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, हृदय ध्वनि। और ये हृदय ध्वनि क्या होती है, तो देखो द्विवल्नी त्रिवल्नी कपाटों के बंद होने तथा अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें क्रमशः प्राथमिक व द्वितीय ध्वनियाँ कहते हैं। एक बार ध्यान से सुनना, परिभाषा क्या है, कुछ साउंड उत्पन्न होगा और वो साउंड कैसे उत्पन्न होगा, हमारे जो बाइकस्पिड तथा ट्राइकस्पिड वोल्व के बंद होने से
अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से विशेष प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, जिन्हें क्रम से ध्वनि फर्स्ट तथा ध्वनि सेकंड कहते हैं। अब फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है? तो देखो तीसरा जो चरण था कार्डियक साइकिल का, उसमें यदि आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया था कि नीलियों के प्रकुंचन में द्विवल्नी त्रिवल्नी कपाट बंद हो जाते हैं और उनके बंद होने से, ध्यान से सुनना, द्विवल्नी व त्रिवल्नी कपाट के बंद होने से ध्वनि उत्पन्न होती है, LUB लब, लब का साउंड उत्पन्न होता है। किसका साउंड उत्पन्न होता है? लब का साउंड उत्पन्न होता है, जिसे प्राथमिक ध्वनि कहते हैं, जिसे हृदय स्पंदन की प्राथमिक ध्वनि कहा जाता है। इसके बाद में जब नीलियों में अनुशीतलन होता है तो अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से DUP, अब देखना डप, और पुरानी किताबों में डब था, ये DUB, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी DUP डप की ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे हृदय स्पंदन की द्वितीय ध्वनि कहा जाता है। तो देखो हमने इसमें क्या पढ़ा, हृदय की क्रियाविधि में हृदय स्पंदन, हृदय चक्कर और 2 प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। कब होंगी? द्विवल्नी त्रिवल्नी कपाट के बंद होने से और अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से। इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक हृदय ध्वनि और द्वितीयक हृदय ध्वनि कहा जाता है। कल की जो ऑनलाइन क्लास आएगी उसमें हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, दोहरा रक्त परिसंचरण पढ़ेंगे, लिम्फ और ब्लड में जो डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा लिम्फेटिक जो सिस्टम है, लसिका तंत्र है, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।